हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो बेटा आज हम लोग क्लास 9 का लास्ट चैप्टर लेकर आए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इससे पहले हम लोग ने तीसरा जो चैप्टर था हमने बात करी थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। आई होप आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, उसको जाना होगा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अगर नहीं भी जाना तो मैं आपको एक छोटी सी समरी भी दूंगा। अब हम लोग ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल को पढ़ लेने के बाद हम लोग लास्ट चैप्टर पे आए हैं। उसमें क्या पढ़ना है, उसमें डिटेल में हमें एटम के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, पहले हमने मैटर पढ़ा कि मैटर क्या होता है, फिर मैटर किससे बनता है, फिर एटम्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे कि मैटर जो होता है, सॉरी जो हमारा एटम्स होता है, उस एटम के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होता है, एटम्स आता कहां से है, एटम मिलने के बाद एक दूसरे में मिलने के बाद मॉलिक्यूल क्यों बनाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि आज हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। बेटा अगर आपको याद हो तो एटम के बारे में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था जितने भी हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे, फिलोसोफर किसे कहते हैं, जो आइडिया देते थे, अनुमान लगाते थे, जितने भी हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, उन्हीं ने बताया था कि जो हमारे एटम्स होते हैं, जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। पहले तुमको ये और भी पीछे जाइए एट मैटर में, तो हमने कहा था हर एक चीज किसी न किसी मैटर से बनी है। हम आप कोई ना कोई मैटर से बने हुए हैं। किससे बने हुए? मैटर से। क्यों? मैटर में क्या होता है हमारे पास? मैटर में मास। ठीक है, हम जगह घेरे हुए हैं, जैसा बताया था मैंने आपको। मैटर क्या होता है? मैटर छोटे छोटे कोई ना कोई एक पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा जो मैटर होता है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि कोई ना कोई मैटर से इंसान बना होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। अब हमने बताया कि जो मैटर होता है, मैटर को उस टाइम पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था कि मैटर जो होता है हमारा, साइंटिस्ट ने उसके बारे में स्टडी की, ढेर सारी स्टडी की। तो उनको धीमे धीमे पता चला कि हम दिख रहे हैं, तो हमने कहा हम कोई ना कोई मैटर से बने हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है वो क्या है, उसके अंदर भी तो कोई एक प्रॉपर्टी होगी। हमारे अंदर क्या चल रहा है, देखिए हम दिख रहे हैं तो हम एक मैटर है, और हमारे अंदर क्या हो रहा है तो उसके बारे में पता किया। तो वहां से एक थ्योरी निकली कि मैटर को अगर और डिवाइड करेंगे, तो पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या पता करना है, अब यहाँ पे एटम के अंदर और जाना है। मैटर के बारे में पढ़ा, देखिए ऐसा समझिए हमारे पास एक ये मैटर है, ये क्या है, एक मैटर है, ऐसा समझिएगा। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा, अभी ऊपर मत देखिएगा। ये हमारे पास मैटर है। ठीक है, ये किसी न किसी कोई एक चीज है जो एक मैटर से बनी हुई है। अब हमने ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं कि किसी न किसी मैटर से बना हुआ है। ठीक है, किसी न किसी पार्टिकल से बना हुआ है, उसको हमने मैटर कहा। अब हमने अराउंड 500 बीसी के आसपास जब हमारे साइंटिस्ट ने, फिलोसोफर ने और स्टडी करी, तो उनको पता चला कि ये जो मैटर है बेटा, ये मैटर भी हमारा कैसा है, डिविजिबल है। ठीक है, क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब क्या कि अगर हम दिख रहे हैं तो हम मैटर हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ हो सकता है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो वहां से अराउंड 500 बीसी के आसपास पता चला, जब साइंटिस्ट ने, फिलोसोफर ने अनुमान लगाया, साइंटिस्ट ने खोज करी, तो उनको पता चला ये जो मैटर है, मैटर को और तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद पता चलेगा कि ये किसी न किसी छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है। मैटर के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तब वहां से पता चला कि हमारे पास क्या है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल, यानी कि मैटर जो बना है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें देखिए लिखा है वी हैव लर्न, पूरी एनसीईआरटी में लिखा है, वही हमने लिखा है वहां पे। ठीक है, मैं इसको आपको मायने बता रहा हूँ। वी हैव लर्न द एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स of matter. The existence of different kinds of matter is due to different atom constituting them. Now the question arises. ठीक है, पहले ये कह रहे हैं, इसमें हमको ये पढ़ना है कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल है, मैटर से क्या बना, मैटर से बना। हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल मैटर के अंदर था। अब एटम्स में क्या देखना है, तो यहां से ये सीखा गया, हमने सीखा कि जो हमारे अलग अलग तरह के जो मैटर होते हैं, क्या वो अलग अलग तरह के भी एटम होते हैं उसके अंदर? अलग अलग तरह के मैटर के अंदर भी क्या अलग अलग तरह के एटम होते हैं या नहीं होते? फिर यहां से क्या हुआ, क्वेश्चन अराइज हुआ। सबने क्वेश्चन पूछा, अरे हाँ ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या निकला यहाँ से, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, क्वेश्चन ये अराइज हुआ, क्या एक तरीके का एटम के अंदर एक ही तरीके के एलिमेंट होगा, या उसके दूसरे वाले एटम के जो एलिमेंट होगा या वो भी अलग होगा।
ठीक है, ये पूछ रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा, हम आपसे कह रहे हैं कि ये पूछ रहे थे कि क्या एटम के एलिमेंट क्या अलग होते हैं। एटम के जो एलिमेंट्स होते हैं, हमारे जो एटम होता है, एटम के अंदर जो एलिमेंट होता है क्या वो डिफरेंट होता है दूसरे एटम के एलिमेंट से। पहला क्वेश्चन ये अराइज हुआ वहां पे, ठीक है, जब एटम को खोजना चाहा हमने, उसके अंदर और डीपली जाना चाहा। और दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ, आर एटम रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ हमारा कि दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो हमारे एटम्स होते हैं क्या उसको हम तोड़ नहीं सकते। मैटर को तोड़ा था तो एटम्स निकले थे, मॉलिक्यूल्स निकले थे। अब ये कह रहे हैं क्या एटम को भी तोड़ने पे कुछ निकल सकता है, कैसा हो सकता है। आर रियली इंडिविजिबल, इंडिविजिबल का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पे ये किसने दी थी थ्योरी, ये थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने दी थी। किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने। मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा है जॉन डाल्टन, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, उनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि अगर हम एटम को, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए दो हुए कि एटम्स को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, क्या एटम को तोड़ नहीं सकते। ये किसने कहा था, ये कहा था जॉन डाल्टन ने कहा था। और इन्होंने फिक्स कर दिया था कि भैया एटम जो होता है इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मैटर के बाद एटम्स होता है, मैटर को तोड़ा तो एटम्स मॉलिक्यूल निकला, और एटम मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे, वो दुनिया का, एटम जो होता है वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब इसको और डिविजिबल और उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे मैटर को डिवाइड कर सकते थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल में, लेकिन अब ये कह रहे हैं जॉन डाल्टन कि एटम्स को अब डिवाइड नहीं कर सकते, डिविजिबल नहीं कर सकते। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हुए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक बड़े, यहाँ पे साइंटिस्ट के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई थी। चुनौती क्या आ गई थी, क्योंकि दो क्वेश्चन निकल आए थे, दो क्वेश्चन ये निकल आए थे। ये निकलने के बाद साइंटिस्ट ने सोचा, अरे हाँ, जब मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल उसके अंदर निकल सकते हैं छोटे छोटे, क्योंकि मैटर बना है छोटे छोटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, तो क्या एटम भी किसी के अंदर कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या करा, साइंटिस्ट बहुत ढेर सारी स्टडी करने लगे और स्टडी करने लगे। स्टडी करते करते उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा, उन्होंने कहा काम करते हैं कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में ये बात रिवील हो गई। रिवील देखिए यहाँ पे लिखा है, अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी was reveal the structure of an atom as well as explain its property, important property। 19th सेंचुरी आते आते ये बात रिवील हो गई कि हम एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, और साइंटिस्ट उसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितनी प्रॉपर्टी होगी वो सब भी एक्सप्लेन करेंगे। ये रिवील हो गई थी, अभी बताया नहीं, अभी मैं बताऊंगा, इसकी एक्टिविटी भी आएगी। इसके बाद एक्टिविटी है चार मेटल पार्टिकल्स कुछ करके है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। 1.4 या 4.1 समथिंग है। तो यहाँ पे 19th सेंचुरी आते आते भी क्या हुआ, वहां पे रिवील हो गया कि हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। और ये किसने कहा था, ये मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन ये बहुत सारे साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन था, एक साथ, एक साइंटिस्ट का नहीं था, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट का। और लेकिन हमारे जॉन डाल्टन भाई साहब कह चुके थे, क्या कह चुके थे, इन्होंने कहा था एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते, ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या, एटम, एटम दुनिया का सबसे स्मॉल पार्टिकल, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। फिर धीमे 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 साइंटिस्ट ने क्या करा, ये जो थ्योरी थी, ये जो थ्योरी जॉन डाल्टन की थ्योरी जो थी, ये भी कुछ टाइम तक के चली, एक्सेप्ट हुई, लोगों ने बहुत इसको क्या करा, बहुत ज्यादा पसंद किया इस थ्योरी को। लेकिन कुछ दिनों बाद नहीं, कुछ महीनों, कुछ सालों बाद इनकी ये जॉन डाल्टन की थ्योरी जो थी, क्या कहा था इन्होंने कि एटम सबसे दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और नहीं है। लेकिन धीमे धीमे इनकी ये थ्योरी फेल होने लगी, कुछ लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स का मतलब कुछ फेलियर्स होने लगे। क्या क्या चीजें फेल होने लगी, वहां पे ये पता करने लगे क्या एटम्स जो होते हैं हमारे, एटम जो होते हैं हमारे, कि जो एटम्स एक दूसरे से मिलने के बाद मॉलिक्यूल क्यों बनाएंगे, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और एटम मॉलिक्यूल क्यों मिलते हैं, ये सारी चीजें दिमाग में आने लगी थी साइंटिस्ट के, ठीक है। वहां से लिमिटेशंस, ड्रॉबैक, इनकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी फेल होने लगी थी। ये थ्योरी फेल आपको और अच्छी समझ में आएगी, जो उसके बाद एक्टिविटी है 4.1, ठीक है। तो भी क्या हुआ, यहाँ से धीमे धीमे करते 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 फिर यहाँ पे एक हमारे पास चैलेंज ये आया कि ये हमें पता चल गया, 19th सेंचुरी तक ये बात पता चल गई। और ये जो चीज हमने बेटा यहाँ पे आपको बताई है कि 19th सेंचुरी में रिवील हुई थी, इसकी एक हमारे पास क्या है, इसकी एक हमारे पास एक्टिविटी, मैं इसको भी बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। पहले बेटा मैं साइड हो जा रहा हूं।
तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने भी आपको बताया है कि क्या बताया था कि एटम जो होता है उसको भी डिविजिबल कर सकते हैं, लेकिन जॉन डाल्टन ने कहा था नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, और क्या एटम को डिविजिबल करने पे हमें क्या सब एटॉमिक पार्टिकल मिल भी सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। तो एक एक्टिविटी की गई, उससे पता लगाया कि वाकई में क्या एटम को डिवाइड और किया जा सकता है, क्योंकि मैटर को डिवाइड करने पे उसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल मिल रहे थे। तो क्या एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए ये वाली एक्टिविटी देखते हैं, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। तो यहां से जो थ्योरी आ गई आप खुद समझो कि चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, मैटर के अंदर चार्ज पैदा हो गया। तो इस थ्योरी से पता चला कि भैया मैटर में तो चार्ज था नहीं, मैटर को और डिवाइड किया तो उसके अंदर एटम्स आया। ठीक है, तो एटम्स के अंदर ऐसा क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल्स लिख के आ गए यहाँ पे कि मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल होता है। इससे पहले ये इंडिकेशन लगाया गया था कि जो हमारे जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, तोड़ नहीं सकते। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से एक छोटा सा एक कह सकते हैं उसको इक्विपमेंट होता है, उसमें टेस्ट किया जाता है, फिजिक्स वगैरह का होता है ये। ठीक है, अभी उसमें हमको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से जो आया है एक्टिविटी 4.1, इससे पता चल जाएगा कि एटम के अंदर क्या वाकई एटम को तोड़ सकते हैं, और क्या हम उसको डिविजिबल करके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कोम, एक्टिविटी 1.4.1 ए का पहले लिखा है कोम ड्राई हेयर, डज द कोम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर। कह रहे हैं कि आप एक कोम लिए, कंघा लिए, सर पे यूं घिसिए। ठीक है, कोम ड्राई हेयर। फिर यहाँ पे कोम लाके सर पे जब घिसेंगे, आप लोग बच्चे लोग क्लास में करते हैं, छोटे छोटे बच्चे की क्लास क्या करते हैं, वो स्केल से करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो लोग स्केल से करते हैं। आप कोम ले लो या स्केल ले लो, उसको यूं घिसो सर पे, घिसने के बाद छोटे छोटे आप पीसेस कर लो, एक पीस ऑफ पेपर के उसके पास ले जाओ, तो पीस ऑफ पेपर उससे अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये आप खुद बताइए। ठीक है, पहला ये हमारे पास आया, उससे अट्रैक्ट करने लगते हैं। पहली बात तो साइंटिस्ट ने ये सोची कि भैया ऐसा क्या है जो बच्चे स्केल घिस रहे हैं, घिसने के बाद जब उसको पीस ऑफ पेपर के पास, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास लेके गए, तो वो पेपर उस स्केल में अट्रैक्ट हो रहे हैं। वैसे बस देखा जाए तो हमारे पास स्केल भी मैटर है, और मैटर को डिवाइड किया तो पता चला एटम्स एंड मॉलिक्यूल है। लेकिन हमने जब उसको घिसा और पीस ऑफ पेपर के पास लेके गए तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है, पहली एक्टिविटी सुनिएगा। अब दूसरी क्या है, रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून। फिर कहने लगे कि मैंने एक ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को क्या करा, एक सिल्क के कपड़े पे घिसा, घिसने के बाद उसको जैसे मैं बलून के पास लेके गया तो वो भी अट्रैक्ट होने लगा, उससे चिपकने लगा। तो उसमें ऐसा क्या था, तो वहां से हमने ऑब्जर्व किया, वहां से साइंटिस्ट ने बताया इसका मतलब एटम के अंदर कुछ न कुछ ऐसा पार्टिकल है जो अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तब उन्होंने वहां से स्टडी चालू करी और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते गए। तो वहां से हमें किसने बताया, वहां से हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या था, जे थॉमसन। आप जे थॉमसन को जोसेफ जॉन कह सकते हैं। पूरा नाम इनका जो है वो है इनका जे फॉर जोसेफ, JOSEPH, जोसेफ, राइटिंग गंदी है, JOSEPH, जोसेफ, और ये जे का मतलब होता है जॉन। जोसेफ जॉन थॉमसन ने पता करा कि वाकई में अब एटम को भी हम डिविजिबल कर सकते हैं। वहां से जॉन डाल्टन की थ्योरी फेल होने लगी थी, क्योंकि जॉन डाल्टन ने बेटा कहा था कि एटम्स को अब हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो इनडिविजिबल है, नहीं तोड़ सकते। लेकिन जब ये एक्टिविटी देखी कि एक एटम कोई हमारा घिसने पे ग्लास रॉड, कंघा लिया या स्केल लिया, उसको घिसने पे कोई चीज अट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास जो एक हमारा मैटर था, मैटर के अंदर जो एटम्स थे, और एटम को जो हमने जब बाहर निकाला तो इसको जब घिसा ग्लास रॉड, इसके ऊपर जो ग्लास रॉड होगा उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। जब उसको घिसा तो हमको पता चला कि ये एटम को भी डिवाइड करा सकता है, और डिवाइड करने पे पता चला वहां पे हमें क्या मिले, वहां पर हमें ऑब्जर्वेशन किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे हमारे, वो थे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप पढ़ते ही हो आज के जमाने में। इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जिसपे निगेटिव चार्ज, ये प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रॉन होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं, चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता है।
तब यहां से ये पता किसने लगाया कि एटम्स के अंदर मैटर के अंदर एटम्स और एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, और एटम को डिवाइड करने पे पता चला उसके अंदर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकले। और ये किसने बताया? ये बताया जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसको जे थॉमसन कहते हैं। तो वहां से जॉन डाल्टन की थ्योरी फेल होने लगी थी, और जोसेफ जॉन जे थॉमसन ने जो पता लगाया वो इस एक्टिविटी को करके दिखाया। तब पता चला कि हाँ भैया, कोई ना कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है, कोई ना कोई चीज एटम के अंदर ऐसी है जो अट्रैक्ट कर रही है। और अट्रैक्ट करने वाले कौन है? ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? निगेटिव चार्ज क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पहली बात ये समझ में आई, ठीक है। फिर धीमे धीमे बेटा क्या होने लगा? फिर धीमे धीमे ऐसा हुआ कि वहां से एक थ्योरी आने लगी। मैं कैमरा सही कर देता हूँ, ठीक है। वहां से दिख रहा है ना ये, ठीक है। वहां से थ्योरी आ गई। फिर जोसेफ जॉन जे थॉमसन ने जब उस चीज को क्या करा? एक्सप्लेन कर लिया। एक्सप्लेन करने के बाद क्या हुआ? धीमे धीमे लोगों ने क्या करा? इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करा, और इनके जितने भी चीजें थी वो सही प्रूव होने लगी थी कि वाकई में एटम जो होता है हमारा डिविजिबल होता है, उसके अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सर ये पता चल गया। तो सर हमें ये जो पता चला है, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें जो बेटा हमारे पास है, ये सारी चीजें हमें जो पता चल रही हैं, इससे पहले और क्या क्या पता चल गया था। अभी मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा, इसकी पूरी डायग्राम बना के, ठीक है। इसका पूरा एक डायग्राम बनाऊंगा, इसकी पूरी एक्टिविटी है, जिसमें से हमें पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें और कहां से है, ठीक है। अगर आप देखोगे, एक और मैं आपको अगर चीज बताऊं तो इसमें ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, जो जे थॉमसन ने की है, ये पहले ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, ई गोल्डस्टीन ने करी थी। लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं बता पाए थे कि ये क्या, ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। और इसको भी बताने के लिए एक हमारे पास बड़ा सा सेटअप आया है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब आया। उस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से हमें पता चलेगा कि वाकई में ये इलेक्ट्रॉन, एटम को जब डिवाइड किया गया था तो ऐसे हवा में थोड़ी ना कर दिया था कि एटम को डिवाइड कर रहे हैं। तो जो एटम को डिवाइड किया था, और डिवाइड करने पे पता चला था ये एटॉमिक पार्टिकल है, वो कैसे डिवाइड करा? बीच से काट दिया? नहीं, उसको डिवाइड करने के लिए एक मशीन बनाई गई थी। उस मशीन का नाम था ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। उस ट्यूब के अंदर हमको ये तीनों पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिखे। तो एक बार देखा जाए वो कौन सी इक्विपमेंट है, कौन सी मशीन है उसके अंदर। तो पहले ये नोट कर लिया। अब देखिए बेटा, अभी हमने आपसे कहा था कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल निकले हैं वो कैसे निकले। हमने कहा था जे थॉमसन ने बताया थे, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, ठीक है। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब वो जो हम लोग को पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, तो वो कहाँ पता चले? ऐसे हवा में हमने पता कर लिया। उसके लिए एक मशीन होती है, एक अपरेटस, एक इक्विपमेंट होता है। उसको आप अपने बुक में देखेंगे तो लिखा होगा क्या? उसको लिखा होगा क्या लिखते हैं? ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे पता लगे, ठीक है। उस मशीन में कैसे पता लगे, तो मशीन देखते हैं, सेटअप देखते हैं। लिखा है द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब। आप ये भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब भी कह सकते हो इस सेटअप को, या एक और नाम है आपकी बुक में, इसको ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अपरेटस क्या है, उस अपरेटस के अंदर कैसे निकला। तो पहले बेटा ये दोनों अपरेटस एक ही है, इसको जरा मैंने खोल के यहाँ पे दिखाया। ये और ये सेम है, इसको मैंने यहाँ खोल के दिखाया। तो पहले इधर देखिए, ये जो हमारा बेटा बना हुआ है, ये पूरा का पूरा ये ग्लास का होता है, डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ग्लास का बना होता है, शीशे का। और यहां से हमने शीशे को कनेक्ट कर दिया है एक हाई वोल्टेज से। कितना वोल्टेज दे रहे हैं यहाँ पे? इस वोल्टेज जो हमें दे रहे हैं 10,000 वोल्टेज दे रहे हैं। अब ये 10,000 वोल्टेज जो दिया जा रहा है हाई वोल्टेज, उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। निगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं। अब इसके अंदर हमने फिट कर दिया, किसके अंदर? ये ग्लास का बना है, और ग्लास से क्या फिट करा है? हाई वोल्टेज, यानी कि एक बैटरी से कनेक्ट हमने कर दिया, वोल्टेज देना है, यहाँ से 10,000 वोल्टेज देना है। अब ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने लगाया है एक मेटल की प्लेट। एक मेटल की प्लेट बोल दो या इलेक्ट्रोड बोल दो। इलेक्ट्रोड समझते हो किसे कहते हैं? जिसको आप बोलते हो सेल, ठीक है। आम भाषा में जिसको हम लोग कहते हैं रिमोट सेल,
वॉच के सेल जो होते हैं हमारे, वॉच कौन सी, हाथ वाली नहीं, जो हम लोग घड़ी जो दीवार वॉल वॉच होती है, ठीक है। तो एक मेटल की प्लेट भी बोल सकते हो या इलेक्ट्रोड, कुछ बुक्स में मेटल की प्लेट इलेक्ट्रोड लिखा रहता है। तो इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने क्या लगा, मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड, और ये निगेटिव होता है कैथोड पे और पॉजिटिव होता है एनोड के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखोगे, यहाँ पे हमने एक चीज लगाई है, ये जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ से एक छोटा सा होल होके एक ऊपर शीशे का एक और भी चीज निकली है, लंबी सी डंडी टाइप की, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो लगा है ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप किसे कहते हैं, ये वैक्यूम पंप क्यों लगा है ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में, बेटा इसलिए लगाया है ताकि अंदर की जो गैस हो वो पूरी सक कर ले, निकाल ले, एकदम वहां को एकदम वैक्यूम बना दे। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है जहां हल्की सी भी एयर मौजूद ना हो। मान लीजिए जिस रूम में आप बैठे हैं वहां एकदम एयर को हम लेस कर दे, वहां पे एयर एक जरा सी भी ना है, ठीक है। जैसे कि आप मानो ऐसा समझो कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालते हो, वैसे तो स्ट्रॉ कोई नहीं डालता, ऐसे ही मुंह लगा के पी लेते हैं। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालते हो, स्ट्रॉ डाल के जब हम उसको सक करते हैं तो अंदर क्या बनती है, अंदर बनती है वैक्यूम। जैसे ही वैक्यूम बनती है, एयर सक कर लेते हो तो उसके साथ लिक्विड जो आप पी रहे हो वो अपने आप सक कर लेते हो। वैसे यहाँ पे जो इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस होगी, तो उसी लिए यहाँ पे पंप लगाया गया, वैक्यूम पंप, ताकि अंदर की जो एक गैस होगी उसको वैक्यूम बना सके, एयर फ्री बना सके, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसी को बेटा हमने यहाँ पे बताया, देखिए इसको हमने खोल दिया, ठीक है, खोल दिया। अब देखिए यहाँ पे ये मेटल की प्लेट है, ये बेटा क्या है, ये मेटल की प्लेट है हमारी, ये वाली, ठीक है, ये मेटल की प्लेट है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे जो ये बैटरी जो लगा है वो 10,000 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 10,000 वोल्टेज दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे 10,000 वोल्टेज दे रहे हैं, एक टर्मिनल को हमने मेटल की प्लेट से बंद कर दिया। ये पूरा का पूरा ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा, और ये मेटल की प्लेट है जो यहाँ लगी हुई है, ये जो ये है, ये मेटल की प्लेट ये है, और ये पूरा जो यूं बना है, ये पूरा ये है, ठीक है, ये पूरा ये है, ठीक है। और यहाँ से जो ये रेज निकल रही है, ये जो रेज है बेटा, ये जो रेज है अभी पता करेंगे कि कौन सी रेज है, ये रेज निकल रही है, और ये जो ये रेज निकल रही है ये रेज है, ठीक है। अब ठीक है, और यहाँ पे एक हमने एक छोटा सा क्या लगा दिया, एक तरीके का हर्डल। हर्डल क्या है, शीशे का ही है, लेकिन उसमें छोटे छोटे होल है, अभी बताएंगे क्यों है, पहले सुन लिए। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये मेटल की प्लेट है, यहां से जैसे ही हमने 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया, क्या करंट जैसे ही अप्लाई किया, ये नेगेटिव से भागा इधर और ये पॉजिटिव से भागा इधर, जैसे ही इधर से भागा, और यहाँ पे क्या लगी थी, मेटल की प्लेट। मेटल की प्लेट पे जैसे ही ज्यादा करंट अप्लाई हुआ, जैसे ही पड़ा, तो यहां से क्या होने लगी, यहां से रेस इजेक्ट होने लगी, निकलने लगी। यहां से रेस सर क्यों निकलने लगी, भैया 10,000 वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, कोई मेटल की प्लेट पे मेटल को आप 10,000 वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हो, तो यहां से हमने देखा कि इस मेटल की प्लेट के अंदर क्या हुआ, यहां से रेस निकलने लगी, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, रेस निकलने लगी। कोई भी मेटल बॉडी होगी, वहां पे करंट पास करोगे तो वो इजेक्ट करके कुछ रेस दिखने लगेंगी। ये रेस सर कैसे दिखेंगी, ऐसी आंखों से नहीं दिखेंगी, ये इनविजिबल रेस होती है। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें दिखी, जो हम बता रहे हैं रेस, ये इसके अंदर देखी गई एक्सपेरिमेंट करके, ऐसे आंखों से नहीं दिख गई है, ठीक है, इसके अंदर देखी गई है, तब हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, तो यहाँ से रेस निकलने लगी। अब यहाँ से रेज निकलने लगी, ये जो रेज निकल रही थी, ये एक तरीके की क्या थी, ये एक तरीके की इलेक्ट्रॉन थे, ये एक तरीके की क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे बेटा। अभी हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, लेकिन बाद में बताना चाहिए, ये एक तरीके की रेज निकल रही थी। आगे जाके जब ये रेज निकल रही थी, तो हमने क्या कर दिया था, ये जो वैक्यूम पंप लगा है, ये जो वैक्यूम पंप लगा है, ये रेज जो थी, यहाँ पे जो वैक्यूम पंप लगा है, जब ये रेज निकल रही थी, तो यहाँ से वैक्यूम पंप से सारी अंदर की एयर को सक कर लिया, खींच लिया। क्यों खींचा सर, जरूरत क्यों पड़ी खींचने की, अंदर की जो रेस चल रही थी, आराम से चल रही थी बेटा। अगर अंदर एयर होती तो रेस सीधी कभी ट्रेवल ना कर पाती, कभी सीधी ट्रेवल ना कर पाती, इधर उधर टकरा जाती, इधर उधर टकरा जाती तो हमें इलेक्ट्रॉन का पता ना चलता। तो इसलिए वैक्यूम पंप लगाया, ताकि अंदर की सारी गैस को सक कर ले, हल्की सी भी एयर ना मौजूद हो। सर कितनी कम कर दे, तो अंदर की जब एयर को आप सक करोगे, बाहर निकालोगे, तो अंदर वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम बन जाएगा तो यानी कि अंदर का प्रेशर लो हो जाएगा। सर कितना लो हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा 0.001, 0.001 यानी कि 10⁻³
10⁻³ के बराबर हो जाएगा, यानी कि इतना प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर कैसे कम किया? वैक्यूम से एयर खींच ली। 10⁻³ प्रेशर कर दिया, यानी कि लो प्रेशर कर दिया। लो प्रेशर का मतलब बेटा क्या हुआ? वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग VACC नहीं, VACWM वैक्यूम होता है। ठीक है, आप लोग को शायद आज ही पता होगा बच्चों को वैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रखा प्रेशर? 10⁻³ mm ऑफ Hg। इसकी यहाँ पे जो यूनिट होगी बेटा वो mm ऑफ Hg मिलेगी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg का मतलब मरकरी। ठीक है, अब रेस यहाँ से क्या होने लगी? सीधी सीधी स्ट्रेट करने चलने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे डिफ्लेक्शन होने लगा था। डिफ्लेक्शन समझते हैं? डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक पार्टिकल या आप कोई भी एक पॉजिटिव, ये यहाँ पे निगेटिव, ये पॉजिटिव, इसके बीच से कोई रेस जा रही होती है तो डिफ्लेक्शन करने लगती है, यूं मुड़ने लगती है कि किधर मुड़े। तो ये जो मुड़ने लगी ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ने लगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ मुड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव की तरफ भागने लगी। और पॉजिटिव की तरफ भागेगी तो क्या होगा? तो पॉजिटिव की तरफ भागने के लिए इनको सीधा चलना पड़ेगा, और सीधा चलने के लिए वैक्यूम अंदर बना दे। वैक्यूम कैसे बनाया? ये वैक्यूम पंप लगा था, अंदर की एयर खींच ली। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे बेटा जो छोटे छोटे होल हुए हैं इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं परफोरेटेड होल। परफोरेटेड होल सर इसका काम क्या है? ये परफोरेटेड होल का मतलब होता है छोटे छोटे होल बना देना, ताकि इसके अंदर से रेस धीमे धीमे पास हो जाए। सर क्यों पास हो जाए? यहाँ से परफोरेटेड होल हटा ही देते। अरे बेटा परफोरेटेड होल इसलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ पे ये पूरा सेटअप होता है। जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप देखोगे तो पूरा ये लगा होता है, उसमें इनबिल्ड होता है। ठीक है, जो बनाया गया है तो साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से बनाया ताकि सारे रेस पूरी भी ना जा पाए, कुछ रेस वापस पलट के आ जाए, और जो एक्यूरेट रेस है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो धीमे धीमे। अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा करते तो इससे जाके टकरा के फिर इधर उधर टकराने लगती, यहाँ पे टकराती, यहाँ पे टकराती। अगर प्रेशर ज्यादा होता तो इधर उधर टकरा के वापस आ जाती, और इसीलिए हमने यहाँ का प्रेशर भी कम रखा था ताकि ये इसके अंदर से धीमे धीमे चलते हुए इस होल के अंदर से इसके ऊपर पड़े। सर ये क्या है? ये बेटा एक स्क्रीन होती है। स्क्रीन का मतलब समझ रहे हो? स्क्रीन को उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो होती है बेसिकली एक कार्डबोर्ड की भी बना सकते हो, लेकिन इसको कोटिंग करना पड़ेगी। कोटिंग किसकी करना पड़ेगी सर? कोटिंग जो करते हैं टंगस्टेन की करते हैं। ठीक है, W एलिमेंट जो होता है W टंगस्टेन बोलते हैं। वो क्यों करते हैं? ऐसा समझो कि ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है ये एक ऐसी स्क्रीन होती है जब भी इसके ऊपर कोई रेस या कोई पार्टिकल पड़ता है तो ये चमक उठती है। जैसे टीवी देखते हो, एलईडी वगैरह देखते हो, एलईडी लिक्विड, ठीक है, एलसीडी वगैरह जो होती है, एलसीडी वगैरह होती है, एलईडी होती है, आज की एलईडी है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल वगैरह। तो यहाँ पे हमने जो लगाया बेटा एक स्क्रीन लगा दी है। वो स्क्रीन क्यों लगाई है? वो स्क्रीन इसलिए लगाई है ताकि पता चले ये जो रेस आ रही है, जब ये रेस इसे टकराएंगी तो पता चलेगा कि ये है क्या। तो यहाँ से ये रेस बेटा इसमें धीमे धीमे चल रही है। चलते इस परफोरेटेड होल, छोटे छोटे जो होल हुए हैं इसके अंदर से पास होगी। जैसे ही पास होने के बाद इससे टकराएगी। जब भी कोई पार्टिकल या जब भी कोई रेस भारी भरकम पार्टिकल इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो बनी होती है वो जिंक सल्फाइड की होती है, दिमाग में रट लो। अभी समझो 11th में और बताएंगे। जिंक सल्फाइड की होती है, ZnS की होती है, जिंक सल्फाइड की होती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का काम क्या होता है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन का ये काम होता है कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो आपकी इलेक्ट्रिकल यानी कि जो रेज है उसको विजुअल में दिखा दे, विजुअल देख के बता सकते हैं। ये अब हमें पता नहीं कि रेस कौन सी है, अभी हमने यहाँ लिख दिया है पहले कि ये इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, जो रेस निकल रही है इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये हमने अभी आपको पहले से बता दिया। लेकिन जब ये रेस निकल रही थी तब तक की भी नहीं पता था, जब तक कि यहाँ पे नहीं पड़ी थी। जब ये रेस इसके ऊपर जाके पड़ी, और इसका काम क्या होता है कि जो रेस आए यहां से उस रेस को विजुअली दिखा दे कि ये रेस जो होती है इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो धीमे धीमे इस होल के अंदर से पास होते होते जैसे इसके ऊपर पड़ी, भारी भरकम यहाँ से रेस पड़ी, तो रेस पड़ने के बाद यहां से पता चला कि निगेटिव से पॉजिटिव की जाने वाली रेस, नेगेटिव से जाने वाली पॉजिटिव की तरफ जो जा रही है रेस, और इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे पड़ी, और पड़ने के बाद वहां से पता चला कि इस रेस का नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन। यहां से हमारी डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब समझ में बात आई कि यहाँ का प्रेशर क्यों कम किया था? ताकि स्ट्रेट लाइन में चले। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो क्या हो रहा है? तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव,
जब कैनाल सॉरी यहाँ से जो ये है हमारी रेस जब यूं चल रही है सीधी सीधी और इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो क्या करेगा ये किधर डिफ्लेक्शन होने लगेगा। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ये रेस कभी इधर मुड़ेंगे इधर मुड़ेगी, तो ये जो रेस थी ये पॉजिटिव की तरफ ज्यादा मुड़ गई। तो पॉजिटिव वाले ने क्या करा, ये जो रेस आ रही थी इसको खींच के बाहर निकालना था। किससे निकालना था, ये मेटल की प्लेट से। और मेटल की प्लेट से कैसे निकल रहा था, जब 10,000 वोल्ट अप्लाई कर रहे थे। 10,000 वोल्ट का करंट जब आप दे रहे थे, क्योंकि मेटल के अंदर पहुंचाओगे तो मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होते हैं। आप ऐसा समझो कोई मेटल की शीट आप अगर किसी भी धूप वगैरह में रख दो तो क्या होती है, धूप वगैरह में रख दोगे किसी में भी तो वहां पे क्या होता है, वो मेटल की शीट गर्म होने लगती है। तो उसमें से आपको ऐसे दिखते तो नहीं है, वैसे आप देखोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, ऐसे हवा में नहीं दिखेंगे जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, इस मशीन इस इक्विपमेंट का। तो यहाँ से जैसे ही स्क्रीन पे पड़ा तो पता चला हमें क्या, यहाँ से हमें ये डिस्कवरी मिली कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये जो निकल रही थी इसको एक और भी नाम दिया था कि यहाँ से एक्स रेज निकल रही हैं। ये एक्स रेज के बारे में पता नहीं था कि एक्स रेज क्या है। इस एक्स रेज का इंडिविजुअल नाम पड़ा क्या, इलेक्ट्रॉन पड़ा। किसने दिया था, किसने दिया था, आप कहेंगे जे थॉमसन। अगर आप और भी देखेंगे तो ई गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था, ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी। आप देखोगे तो कोई कहेगा प्रोटॉन की थी, कोई कहेगा, लेकिन ई गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और यहां से क्या हुआ था, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने वाली रेस जब इसके ऊपर पड़ेगी तो पता चलेगा हमें क्या डिस्कवरी होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी। और यहाँ ये सारी चीजें आपको हमने बता दी कि यहाँ का प्रेशर क्यों कम किया था, इन सारी चीजों से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इसकी एक प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। अभी बताया डिफ्लेक्शन की वजह से, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में जाती है तो डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन की वजह से किधर गई, तो इधर पॉजिटिव वाले ने खींच लिया। अब पॉजिटिव वाला निगेटिव वाली सारी खींच रहा रेस। ठीक है, और क्या होती है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी सर कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जिसके अंदर क्या हो, मोशन वाली एनर्जी। मोशन वाली यानी कि चलने वाली एनर्जी को काइनेटिक कहते हैं। जैसे कि आप दौड़ो, बहुत तेज दौड़ते रहो, ठीक है, दौड़ के आओ जाओ, ठीक है, तो इसमें मोशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी उसे कहते हैं। तो भैया इसमें मोशन का हो रहा है, ये रेस निकल रही है, मोशन ही तो हो रहा है, तो इसके अंदर क्या हुआ, तो इसके अंदर बीच में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुई। काइनेटिक एनर्जी कैसे, क्योंकि ये रेस मूव कर रही है। ठीक है, दूसरी बात हुई। और क्या हो रहा है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, दे आर मेड ऑफ पार्टिकल। ये बने किससे हैं, ये पार्टिकल से बने। सर कैसे, अगर पार्टिकल से ना बने होते, बेटा आप खुद बताओ, अगर पार्टिकल से ना बने होते तो ये रेस जो है हमारी, रेस के अंदर जो होगा कुछ ना कुछ पार्टिकल होगा, तभी ये रेस निकल रही है। इस रेस में भी कुछ पार्टिकल होगा, तो यहाँ से भी पता चला कि इसके अंदर क्या है, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। और क्या है, और भी आप कुछ कह सकते हो, अगर आपकी बुक में दिया तो नहीं, इतना ही दिया है, वैसे आप इतना ही करो, इतना ही सही है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए हमारे पास, सब एटॉमिक पार्टिकल आए, किसने बताए थे, जे थॉमसन ने बताया था। लेकिन उसकी जो पूरी जो खोज हो गई थी, हमने आपको पहले भी बताया था, जे थॉमसन ने बताया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। लेकिन उसको डिस्कवर पहले ही हो चुका था। किसने किया था डिस्कवर, जे थॉमसन से पहले ही कर दिया था। किसने किया था, ई गोल्डस्टीन ने किया था। और ये सेटअप बनाया था उस बेचारे ने, भाई साहब ने, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इतना लंबा चौड़ा। ठीक भाई, बात समझ में आ गई कि परफोरेटेड होल है, इसको नोट करिए। तो चलिए बेटा, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर से भी पहले बेटा एक चीज मैंने आपको नहीं बताई है, वो मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग ने अभी जो पढ़ा था डायग्राम देखा था किसका, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब का, वो मैंने एक्चुअली रफ कर दिया, मैंने क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं। तो उसमें एक चीज हमें बतानी थी, आपको मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूँ जो मेरा खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा ऐसे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था आपको। ठीक है, एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब का जो ग्लास था, और मैंने ये दिखाया था, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, पॉजिटिव है, इसको मैंने खोल के ऐसे दिखाया था। और इसमें ये बताना था बेटा कि जो रेज यहाँ पे, जो रेज यहाँ से निकल रही है, वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, और कहाँ पढ़ ली थी, स्क्रीन पे पढ़ ली थी। कौन सी स्क्रीन पे पढ़ ली थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे पढ़ ली थी। जब निगेटिव से यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली जो रेज होती है, उससे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या निकल रहा है, उससे पता चल रहा है कि वहां पे बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ से निगेटिव से यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली जो रेज होती है बेटा, याद रखिएगा, इसको करेक्ट कर लिएगा,
कैथोड से एनोड की तरफ जो जा रही है रेस, ठीक है, तो वहां से डिस्कवरी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की हुई, ठीक है, किसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की हुई, ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने और माइकल फराडे ने भी की थी, ठीक है, जे थॉमसन और माइकल फराडे। माइकल फराडे जो थे फिजिक्स में बहुत ज्यादा, उनका ज्यादातर वो काम फिजिक्स में करते थे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह उस पर वर्क करते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा, माइकल फराडे और जे थॉमसन दोनों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है थोड़ा थोड़ा, इसलिए दोनों का नाम आता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन एंड माइकल फराडे, ठीक है। किधर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने, यानी कि जो हमारी कैथोड रेज है, कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली रेज को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब देखिए एक और हमारे पास साइंटिस्ट है जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन, जो कल बताया था वो गलत था, ठीक है, ई गोल्डस्टीन गलत नहीं था, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो भी नाम आ जाएगा, गलत नहीं था वो, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है तो प्रोटॉन की भी डिस्कवरी होनी चाहिए, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए सेम जो हमने आपको ये वाला apparatus दिखाया था, ये वाला सेम यही बनाया, ठीक है। ई गोल्डस्टीन ने कहा एक काम करते हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बन सकता है तो इसमें प्रोटॉन भी बनेगा, तो उन्होंने भी यही सेटअप लिया, और सेटअप लेने के बाद उन्होंने क्या करा, अंदर का जो प्रेशर था, यहाँ का जो बेटा प्रेशर था, हमने पहले कितना कम लिया था, हमने लो प्रेशर लिया था, कितना लिया था, 10⁻³ लिया था। लेकिन अब गोल्डस्टीन ने क्या करा कि वो करने लगे कि ऐसा करते हैं कि जो यहाँ पे मेटल प्लेट लगी है उस मेटल प्लेट को उठा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा उसको इधर उठा के कर देते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना किया, और अंदर का जो प्रेशर था कितना था, 10⁻³ कम था। इन्होंने कहा अब की बार प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं। इन्होंने क्या क्या चेंजेस करे उसमें, यानी मेटल की प्लेट को इधर ले आए और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन को इधर ले आए, यानी मेटल की प्लेट को इधर ले आए और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन को इधर ले आए, और फिर क्या करा, अंदर की गैस का प्रेशर कितना कर दिया, 10⁻⁻1 बढ़ा दिया, अब की बार बढ़ा दिया। गैस चेंज करने पर, प्लेट को इधर उधर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जब यहां से रेज निकाली गई, ठीक है, किधर से, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तब हमें जो पॉजिटिव, अब इधर हमने पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया, निगेटिव इधर कर दिया। जैसे ही हमने इसको चेंज किया, अंदर की गैस के प्रेशर को चेंज किया, बढ़ा दिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन इधर कर दी, तो अब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाने वाली रेज जो निकल रही थी वो हमको कुछ कलरफुल रेज मिल रही थी, और उस कलरफुल रेज का नाम पड़ा कैनाल रेज पड़ा, ठीक है, क्या पड़ा, कैनाल रेज। तो वो कैनाल रेज क्या थी, वो रेज थी बेटा प्रोटॉन की थी, वहीं से डिस्कवरी हो गई, फिर प्रोटॉन है ये। जो कैथोड से एनोड की तरफ जाए तो समझ जाइए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, किसने की, जे थॉमसन ने। और जो क्या करे, एनोड से कैथोड की तरफ जाए वहां पे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। और एनोड से कैथोड की तरफ जाने वाली रेस को, एनोड से कैथोड की तरफ जाने वाली रेस को, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ जाने वाली रेस को हम कहते हैं कैनाल रेस कहते हैं। सिर्फ इतना बताना था आपसे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। ये बेटा बताना जरूरी था, वरना क्वेश्चन आपको पता ना चलता कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पूछ रहा है वाटर कैनाल रेस। अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाने वाली रेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैनाल रेस। किसने डिस्कवर की थी, प्रोटॉन का डिस्कवरी, ये, और ये जो निकली थी पॉजिटिव से निगेटिव तरफ जाने वाली रेस, उसको हम लोग कहा था कि वहां पे डिस्कवरी हो गई थी कि एक ये हमारा क्या है, प्रोटॉन है। निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, और पॉजिटिव से निगेटिव आएंगे तो प्रोटॉन की डिस्कवरी होती। किसने दी थी, गोल्डस्टीन की। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कैनाल रेस। कैनाल रेस की देखिए यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है, द बीम ऑफ रेज विच ट्रेवल इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम एनोड टुवर्ड द कैथोड व्हेन गैस इन ए टेकिंग ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब is subjected to the action of the high voltage under low pressure is known as canal race। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कैनाल रेस किसे कहते हैं, कैनाल रेस उसी को कहते हैं जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनोड टुवर्ड द कैथोड। एनोड को कहते हैं क्या, पॉजिटिव, और कैथोड को कहते हैं निगेटिव कहते हैं। तो एनोड से निकलने वाली रेस जब कैथोड की तरफ जाएंगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर लो प्रेशर में। अंडर लो प्रेशर में यहाँ पे क्या है, गैस इज टेकिंग डिस्चार्ज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ अ हाई वोल्टेज अंडर लो प्रेशर।
प्रेशर यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कितना कर दिया, लो कर दिया, लेकिन ये लो प्रेशर नहीं है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये गलत पॉइंट लिखा है हमने, यहाँ पे लो नहीं है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर है, कितना है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर में होगा, लो प्रेशर में तो वो था 10 to the power -3 0.001 mm of Hg, ये हाई प्रेशर हुआ, और इसी को कहते हैं हम क्या, कैनाल रेस कहते हैं, ठीक है, समझ गए ना, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ जाने वाली रेस। अब दूसरा क्वेश्चन बेटा ये कह रहे हैं, इफ वन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, अगर एक एटम कैरी कर रहा है, अगर एक एटम के पास हमारे पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो क्या हमारे पास विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, तो क्या वो कैरी करेगा कोई चार्ज, और क्या कोई कैरी करेगा वो चार्ज या नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास इफ वन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो दोनों चार्ज कैरी कर, इसमें से कौन सा चार्ज कैरी करेगा और कौन सा नहीं करेगा, और क्या दोनों ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिवली चार्ज। भैया इलेक्ट्रॉन पे क्या कौन सा चार्ज होता है, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। पार्टिकल्स व्हेन आप प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, इज ए पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। देयरफॉर एन एटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल नॉट कैरी चार्ज, अगर हमारे पास एक एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन साथ में है, अगर हमारे पास एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और उसी को कहा है हमने दस इट विल बी न्यूट्रल, ये होगा। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिवली, प्रोटॉन में पॉजिटिवली होता है। अगर एक साथ हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक एटम के अंदर, और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, जीरो चार्ज। जीरो चार्ज का मतलब यानी कि नो चार्ज। नो चार्ज किसे कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, या जीरो भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।